Children, now let's study next phylum, Arthropoda. We have so far studied Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes and Annelida. And the very next phylum to Annelida is Arthropoda. So here on this board you can see body outline of an organism which is belonging to this Arthropoda. इस बॉडी आउटलाइन से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली इंसेक्ट्स कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में जो आप याद रखेंगे कि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप अपने आसपास कहीं पर भी देखेंगे तो आपको आर्थ्रोपोडा के मेंबर से दिखाई देंगे, जैसे हनी बी, स्पाइडर, butterfly, ant. So there are number of organisms which are part of this Arthropoda. It is the largest phylum, and it is said that near about 2/3 of species which are named so far now, they are the species of Arthropoda. जितने भी पूरे बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करके नेमिंग की गई है उनमें से 2/3 स्पीशीज इसी फाइलम को बिलोंग करती है, इसलिए इसे हम लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। आप देख सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में इसके बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मींस द बॉडी इज सेगमेंटेड। दिस रीजन इज द हेड रीजन, दिस इज द थोरैक्स एंड दिस वन इज द एब्डोमेन। मींस की बॉडी सेगमेंटेड होती है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेगमेंट्स, 3 मेजर पार्ट्स। और ये जो सेगमेंट्स है ये एक्सटर्नल सेगमेंट्स हैं। अगर आप इनको इंटरनली देखते हैं तो इंटरनल सेगमेंटेशन इज एब्सेंट इन दीज आर्थ्रोपोड्स एंड दीज सेगमेंट्स आर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। कुछ स्पीशीज में हेड और थोरैक्स रीजन फ्यूज हो जाते हैं, जैसे उनको उस वक्त हम कहते हैं सिफेलोथोरैक्स। लेकिन फ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि उसमें वो सेगमेंट नहीं है। वी विल से दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स इन देयर बॉडी। अब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमने जो इससे पहले हमने फाइलम पढ़े हैं उनके अंदर भी सुने हैं, जैसे इन ऑर्गेनिजम्स में भी वही कॉमन फीचर्स हैं, जैसे दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हम एस्क्लेमिंथिस और एनिलिड्स में भी कवर कर चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडीइंग दिस ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हम दूसरे फाइलम्स में भी स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ यूनिक फीचर्स को भी स्टडी करेंगे जो सिर्फ इसी फाइलम में आपको मिलते हैं। तो अभी हम कॉमन फीचर्स शेयर कर रहे हैं, जैसे दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मींस देयर बॉडी इज derived from 3 germ layers. They have true type of coelom. Eucoelom is present, means they are coelomate organisms. Eucoelomate organisms. Okay, and they are segmented also. Now the unique features. First unique feature is that they have chitinous exoskeleton. सबसे पहले तो ये वर्ड समझते हैं, एक्सोस्केलेटन क्या होता है। एक्सो मीन्स आउटर या एक्सटर्नल, जो बाहर कोई चीज होती है उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। और स्केलेटन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा सिस्टम या ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बॉडी को शेप और सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म के जो स्केलेटन है that is exoskeleton, means their body is externally covered by skeleton and the skeleton is made up of chitin. हम अपनी बात करें तो हमारे पास बोन से बना हुआ स्केलेटन होता है या एक्सटर्नल स्केलेटन हमारा केराटिन प्रोटीन से बना होता है, लेकिन यहाँ पर इनके पास एक्सोस्केलेटन है इसकी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए, लेकिन वो काइटिन मटेरियल से बना है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट काइटिनस
exoskeleton. Okay. नेक्स्ट थिंग इज दैट दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आप इसकी बॉडी को देखिए, ये इसके 3 सेगमेंट्स हैं, लेकिन इसके साथ आपको यहाँ पर इसके कुछ अपेंडेजेस दिख रही हैं। अपेंडेजेस हम उस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो उसको मूवमेंट में या लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर जो ये लेग्स दिखाई दे रही हैं या अपेंडेजेस दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं इनमें जॉइंट्स हैं, मीन्स दे आर नॉट लाइक दिस थिंग, दे हैव ए नंबर ऑफ जॉइंट्स इन देम। So these appendages are jointed, that's why they are named as arthropoda. Arthro joint, poda means leg या appendage. तो क्योंकि इनकी jointed appendages होती हैं इसलिए हम इनको arthropoda के नाम से जानते हैं. This is another unique feature. They have jointed leg. Now come to their respiration. अब इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं वो अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, तो आप ये मान के चलें कि पूरे अर्थ पर ये ज़्यादातर हर टाइप के हैबिटेट में आपको मिल जाएंगे। दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर मैरीन फॉर्म्स अवेलेबल हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी कुछ ऐसे हैं जो फ्री लिविंग हैं, कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। तो वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। सो अगर हम बात करें कि हैबिटेट वाइज, क्योंकि जैसे ये वाटर फॉर्म्स भी हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स भी हैं, तो इनके जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाते हैं। यू कांट फिक्स कि आर्थ्रोपोड्स में सिर्फ एक्वेटिक टाइप के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होंगे या टेरेस्ट्रियल टाइप के होंगे, ये वैरायटी है। जैसे रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस बाय विद द हेल्प ऑफ गिल्स, book lungs or the tracheal system. These are a number of types of respiratory organs or the structures that help them to respire in a variety of habitats. Okay. Next thing is open circulatory system. हालांकि ये एक थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप का फीचर है इनके अंदर, क्योंकि इससे पहले वाले जो फाइलम एनिलिडा को हमने पढ़ा था वहाँ हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी। ये एक एडवांस फीचर नहीं कह सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप फर्स्ट फाइलम से स्टार्ट होकर और यहाँ तक पहुँचे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म्स आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये फीचर इनका एडवांस नहीं कहा जा सकता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब ये क्या है? ओपन सर्कुलेटरी मीन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स व्हेन द ब्लड इज नॉट फ्लोइंग इन क्लोज्ड वेसल, मतलब इनके पास कोई आर्टरी वीन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ट्यूब्स नहीं है जिनमें से इनका ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड इनका कहाँ है? द ब्लड इज फिल्ड इन देयर बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में इनका ब्लड फिलअप होता है और उस ब्लड से जो एक्सचेंज प्रोसेस चलती है, जो न्यूट्रिएंट्स या एक्सक्रीटरी वेस्ट, गैसेस, कोई भी जो इनका एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, वो डायरेक्ट उन ऑर्गन के साथ हो जाता है जो उस बॉडी कैविटी के अंदर होते हैं। जैसे अगर ये बॉडी की कैविटी है, ये जैसे मान लीजिए बॉडी दिखाई, ये स्पेस दिखाई, तो इसमें ये ब्लड फिल्ड है। दिस ब्लड फिल्ड कैविटी इज नोन एज हीमोसील है, सील कंटेनिंग द ब्लड, हीमोसील। और इनके जो ऑर्गन्स यहाँ पर हैं इस बॉडी कैविटी में, तो डायरेक्ट ये आप जो भी मटेरियल है उसको एक्सचेंज करते हैं। देयर इज नो ब्लड वेसल, थिन वॉल्ड वेसल लाइक कैपिलरीज और आर्टरी और वीन, कोई ऐसी ब्लड वेसल्स नहीं है। तो इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये बहुत एफिशिएंट सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि ब्लड कांट बी, या जो कह सकते हैं कि प्रेशर ऑन द ब्लड कांट बी मेंटेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जो हार्ट इनका ब्लड पंप करके पूरी बॉडी के पार्ट्स तक फॉरवर्ड करता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होता है, क्योंकि सर्कुलेटरी फ्लूइड इस कैविटी में भरने वाला है। दैट आफ्टर पंपिंग ऑफ ब्लड इट विल गेट फिल्ड इन दिस बॉडी कैविटी, so it will be having less pressure if we compare it with that of closed circulatory system. So they have open type of circulatory system. Next feature is about their sense organs. आर्थ्रोपोडा के members बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल
मेंबर्स कहे जा सकते हैं पूरी अर्थ पर, क्योंकि इनके पास बहुत सारे टाइप के अडेप्टिव फीचर्स होते हैं। अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स में आपको ये मिल जाएंगे। जैसे कहा कि वाटर फॉर्म्स भी हैं, ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी हैं, और टेरेस्ट्रियल में भी आपको ये डेजर्ट में मिल जाएंगे, आपको ये अंडर द सॉइल मिल जाएंगे। कहीं पे भी आप इनको ट्रेस आउट करोगे तो हर जगह पे आपको दिखाई देते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव इन नंबर ऑफ और ए वैरायटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स आर देयर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस हेड रीजन पे मैंने ये दो स्ट्रक्चर्स दिखा है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग आईज। अब आईज जो है इनके पास दो तरह की हो सकती हैं, कंपाउंड आईज और द सिंपल टाइप ऑफ आईज। कंपाउंड आईज आर हैविंग ए नंबर ऑफ यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट से कंपाउंड आईज बनी होती हैं। नेम ऑफ द यूनिट्स आर ओमेटिडिया या सिंगुलर ओमेटिडियम कहा जाता है एक यूनिट को। जैसे अगर ये आई दिखाते हैं तो इस आई में आप ऐसे बहुत सारी अगर यूनिट्स दिखाते हैं तो इन यूनिट्स को जिससे वो आई बनी हुई है ओमेटिडियम कहते हैं। लेकिन आई सिंपल भी हो सकती है। इसके बाद आप ये देख रहे हो ये ऐसे बहुत लंबे लंबे इलोंगेटेड से स्ट्रक्चर्स, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स ही हैं और इनको हम एंटीना कह सकते हैं। कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में या आर्थ्रोपोड्स में एंटीन्यूल्स भी हो सकते हैं। एंड दे कैन हैव स्टेटोसिस्ट्स। स्टेटोसिस्ट ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। एंटीना या एंटीन्यूल्स विल हेल्प इन सेंसिंग द केमिकल। जब इन्हें फूड को डिटेक्ट करना होता है तो ये इन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स को मूव करते हैं और ट्रेस करते हैं कि आसपास कहीं कोई फूड है या नहीं है। और इसी तरीके से स्टेटोसिस्ट जो है वो इनकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद देयर बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज very unique feature of these arthropods is presence of Malpighian tubules। याद रखिएगा ये यूनिक फीचर है आर्थ्रोपोड्स का। एंड व्हाट आर Malpighian tubules? तो इससे पहले वाले फाइलम एनालिड्स में हमने पढ़ा था कि दे हैव ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नेफ्रिडियम। यहाँ पर एक्सक्रीशन या ओस्मो रेगुलेशन में जो इनकी हेल्प करने वाला है, मींस टू रिमूव देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट्स and to maintain the water and salt balance in their body, there are Malpighian tubules. So the Malpighian tubules are the excretory structures of arthropods. Okay, this is unique feature of these these arthropods or the insects. So these were some of the features. Now let's talk about their रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जैसे ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स रिपोर्ट किए गए हैं, मींस दे आर डायोशियस इन नेचर। मेल एंड फीमेल बॉडीज आर डिफरेंट। सेम बॉडी इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। दे आर नॉट hermaphrodite, they are dioecious unisexual organisms and they also exhibit sexual dimorphism. Sexual dimorphism means you can identify male and female by their morphological features. आप उनके morphology, उनकी external structures को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये मेल इंसेक्ट है या फीमेल इंसेक्ट है। They possess sexual dimorphism. Okay. Next thing is that they possess internal fertilization. मेल एंड फीमेल के भी दो अलग अलग बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात आती है दैट विल टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी ओनली। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस they are going to produce a number of eggs. That's why they are called as oviparous organisms. Oviparous ये नई टर्म आपके लिए है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एग लेइंग होता है उसे आप ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स और एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स। सो आर्थ्रोपोड्स आर ओविपेरस। नाउ इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर डेवलपमेंट,
तो आप याद कीजिए, जैसे बटरफ्लाई की हम बात करते हैं, आपने बहुत छोटी क्लासेस में भी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को पढ़ा होगा, तो वहां देखा होगा कि एग से डायरेक्ट बटरफ्लाई या अडल्ट बॉडी नहीं बनती है. यू हैव heard or you may have seen the life cycle of the butterfly that it has two intermediate stages. One is the larval stage, other is the pupa stage. तो एग से सबसे पहले लार्वा स्टेज आती है, उसके बाद प्यूपा स्टेज, और प्यूपा स्टेज के बाद फिर अडल्ट बटरफ्लाई बनती है. तो ये कैसे डेवलपमेंट हुई जिसमें कोई लार्वल या कोई इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं. When the eggs are not directly developed into adult organism, such type of development is known as indirect development. तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, इनमें एक्चुअली दोनों ही टाइप की डेवलपमेंट रिपोर्ट की गई है. दे हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट. ओके, so this was the general features. This was all about their general features. Let's again revise. They have skeleton, unique features: chitinous skeleton, exoskeleton present outside their body. They have jointed appendages. Body is divided into the segments: head, thorax, and abdomen. They have a number of sense organs like antenna, antennules, statocysts, eyes, which can be compound or simple. Okay, and the respiration can be with the help of a variety of structures like gills, book lungs, trachea. They have open type of circulatory system, means they have hemocoel. The coelom is filled with blood, and they have unique features that they have a structure Malpighian tubule for excretion. Okay, so these were some of the unique features that we have heard in this phylum. Now we have to discuss a few insects that are beneficial for us and they may be harmful for us. So let's discuss. सबसे पहले इसमें कुछ एग्जांपल्स हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स के लेते हैं. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स हम उनको कहते हैं जिनसे हमें कोई बेनिफिट होता है. जैसे इसमें सबसे पहला नाम एपिस. एपिस, दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी, और हनी बी से हमें हनी और बी वैक्स, और सबसे बहुत अच्छी जो बात इनके साथ है कि दे आर द इम्पोर्टेंट पोलिनेटर्स ऑफ क्रॉप्स. तो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग अस हनी एंड द बी वैक्स. एपिस इज द नेम ऑफ हनी बी. The next insect that is economically important to us is Bombyx. Bombyx is the scientific name of insect silkworm, and you all know that the silk threads are obtained from the silk produced by this insect Bombyx. Next is Laccifer. Laccifer, or commonly called as lac insect. लैक इज एक्चुअली सीक्रेशन फ्रॉम देयर ग्लैंड्स. एक ऐसा मटेरियल जो ये अपने ग्लैंड से सीक्रेट करते हैं, वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है. और लैक को आपने कहाँ देखा होगा? यू हैव सीन इट इन बैंगल्स. जो इंडियन कल्चर्स में जो बैंगल बनाई जाती हैं, वो बैंगल्स एक्चुअली लैक से बनी होती हैं. दिस इज एक्चुअली फिलिंग मटेरियल. ओके, तो ये 3 ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है. अब उनकी बात करते हैं जो हमारे लिए थोड़े से हार्मफुल इंसेक्ट्स हम कह सकते हैं, जो हमारे आसपास हमने देखे हैं. एंड आई एम गिविंग देम द हेडिंग ऑफ वेक्टर. सबसे पहले इस वेक्टर वर्ड को समझते हैं. वेक्टर आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच स्प्रेड जर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. वेक्टर्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो किसी खास डिजीज के जर्म्स को किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं. इसको एग्जांपल से समझते हैं. वन वेक्टर इज एनोफ्लीज. फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के बारे में आपने सुना होगा. दिस फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज ए वेक्टर फॉर प्लाज्मोडियम. आपने एनोफ्लीज का जो नेम है वो मलेरिया डिजीज से लिंक किया होगा. यस,
मलेरिया इज लिंक्ड टू एनोफिलीज, लेकिन हमें याद रखना है कि मलेरिया एनोफिलीज से नहीं होता है। मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम होता है, एक प्रोटोजोआ। लेकिन इस प्लाज्मोडियम को इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी जिसको मलेरिया हुआ है, उसे किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करने में कौन हेल्प करता है? वो एनोफिलीज मॉस्किटो करती है। तो जैसा भी कहा कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किन्हीं जर्म्स को, किसी एक स्पेसिफिक डिजीज को, की जर्म्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एनोफिलीज मॉस्किटो जैसे ब्लड सक करने आती है तो साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म को भी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। जब नेक्स्ट पर्सन के ब्लड के स्किन के साथ ये अटैच होकर ब्लड सक करेगी तो उस इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है, जहाँ से इसने प्लाज्मोडियम को अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंक्लूड किया है, वहां से दूसरे पर्सन के ब्लड में ये एंटर प्लाज्मोडियम को करा देती है। इसलिए इसको वेक्टर कहा जाता है, वेक्टर फॉर मलेरिया। ओके, likewise culex, culex is also a vector. This culex insect is vector for a disease filaria. And next is Aedes mosquito. This Aedes mosquito is vector for dengue. आपने डेंगू डिजीज के बारे में पढ़ा होगा। तो डेंगू का जो वायरस है उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर करने में एडीज मॉस्किटो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। These are the vectors: Anopheles, Culex, and Aedes. Next is pests. What are pests? Pests ऐसे organisms होते हैं जो किसी क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं। हमारी जो भी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होती हैं उनको अगर कोई डैमेज करने वाला इंसेक्ट है या कोई ऑर्गेनिज्म है उसे हम पेस्ट कहते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट का नाम हम देंगे जो आजकल आपने आसपास सुना भी होगा, ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्टा और द लोकस्ट। ये ग्रेगेरियस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट फीडिंग होते हैं, एकदम से आते हैं बहुत बड़े झुंड में और पूरी की पूरी क्रॉप को एक साथ डैमेज कर देते हैं। So they are produced in large number, they move in large number and attack simultaneously on a growing crop and damage it completely. So that's why they are gregarious type of pests. Locusta scientific name है, commonly जिसको आप locust कहते हैं, हिंदी में हम इसे टिड्डी के नाम से जानते हैं। ओके, और एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर, देयर इज ए इंसेक्ट विच इज नोन एज किंग क्रैब। ये कॉमन नेम है किंग क्रैब एंड साइंटिफिक नेम ऑफ किंग क्रैब इज लिम्यूलस। इसके बारे में आप याद रखिएगा, लिम्यूलस या किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है। What we mean by this living fossil? Fossil तो ऐसे organisms होते हैं जो, या आप कह सकते हो fossils are the actually dead remains of organisms which were existing in past. बहुत पहले से रहने वाले organisms की जो बॉडी के कुछ remains हमें मिलते हैं तो उन remains को हम fossils कहते हैं। लेकिन ये living word भी लगाया है यहाँ पे, living fossil। इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो इंसेक्ट है किंग क्रैब या लिम्यूलस, it is existing on this earth past from 190 million years। आप मान सकते हो ये इस अर्थ पर कब से एग्जिस्ट करता है? 190 मिलियन ईयर्स के करीब से ये इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। बहुत पुराना है, मतलब इसकी जो अगर आप करेंगे हिस्ट्री ट्रेस आउट करते हैं ये अर्थ पर कब इसका ओरिजिन हुआ था, तो ये बहुत पुराने टाइप का ऑर्गेनिज्म है। 190 मिलियन ईयर्स बैक अगर आप जाते हो तब ये अर्थ पर इसका जो लाइफ फॉर्म था ये अपीयर हुआ था, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट लिविंग fossil. Okay, so these are the names of a number of insects that we have seen around us in our daily life। और वो इसलिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अक्सर हमें आसपास एक कमरे में भी अगर आप देखते हैं तो आपने आसपास आपको बहुत टाइप के इंसेक्ट्स मिल जाते हैं। ये इसलिए कि जितने भी मेंबर्स इस आर्थ्रोपोडा में हैं वो सबसे ज़्यादा हैं
पूरे फाइला अगर आप कंपैरिजन करते हो तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज इसी फाइलम में पाई जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा।